हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग आज ट्रांसफार्मर को लोड पे जब हम रखते हैं तो ट्रांसफार्मर कैसे बिहेव करता है इसको आज डिस्कस करेंगे। इससे पहले प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। कंस्ट्रक्शन एंड डिज़ाइन ऑफ ट्रांसफार्मर के बेस पे कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखा था। और पहले भी हम लोग ट्रांसफार्मर का जो प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन है हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ट्रांसफार्मर बेसिकली एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो कि म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पे काम करता है और इसमें भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता है फैराडेज लॉ से, और सेल्फ इंडक्शन भी होता है और फिर म्यूचुअल इंडक्शन भी होता है, जिससे हमारा सेकेंडरी वाइंडिंग में ईएमएफ इंड्यूस होता है। अभी तक हमने ट्रांसफार्मर को देखा था नो लोड पे। जो भी हमने अभी उसके पहले के वीडियो में प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन देखा था उसमें हम लोगों ने देखा था कि सेकेंडरी साइड में हमारा कोई भी लोड नहीं लगा हुआ है। अभी हम लोग सेकेंडरी साइड में लोड लगा के देखते हैं कि ये ट्रांसफार्मर किस तरह से फंक्शन करेगा। दूसरी चीज़ मैं ये बताना चाहूँगा कि किसी भी ट्रांसफार्मर के प्रिंसिपल को समझने के लिए सबसे पहले हमको उसको एज्यूम करके चलना पड़ता है कि हम एक आइडियल ट्रांसफार्मर को ले रहे हैं। आइडियल ट्रांसफार्मर को लेने से क्या होगा कि उसके जो एक्सप्लेनेशन होगा, प्रिंसिपल होगा, उसको समझना ज़्यादा आसान होगा और उसका एनालिसिस जो है हम इजीली कर सकते हैं। तो आइडियल ट्रांसफार्मर सबसे पहले समझ लेते हैं कि क्या हो सकता है, उसका क्या एजम्पशन हो सकता है। पहला जो एजम्पशन है कि उसमें जो वाइंडिंग रेजिस्टेंस है, जो वाइंडिंग का रेजिस्टेंस है वो हमारा नेग्लिजिबल है, यानी ऑलमोस्ट जीरो है। आर की वैल्यू जीरो है। दूसरा जो है कोर लॉस जीरो है। अब कोर लॉस क्या होता है, तो कोर लॉस बेसिकली दो कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। कोर लॉस को हम आयरन लॉस भी बोलते हैं, कोर लॉस को हम आयरन लॉस भी बोलते हैं। ये बेसिकली जो भी मैग्नेटिक मटेरियल हम यूज कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है, और उस मटेरियल को हम अगर लैमिनेटेड यूज कर रहे हैं तो उस लैमिनेटेड शीट स्टील के मटेरियल को हमें यूज कर रहा है, और उसमें हम जैसे हम सिलिकॉन स्टील इसमें यूज कर रहे हैं तो सिलिकॉन स्टील ऐसे भी हाई परमिबिलिटी वाला मटेरियल है, और दूसरा हम उसको लैमिनेटेड फॉर्म में यूज कर रहे हैं तो उससे क्या होगा, उसमें जो ईडी करंट लॉस जो और हिस्टेरेसिस लॉस होगा वो एकदम कम होगा। तो हम इसको ऑलमोस्ट जीरो मान ले रहे हैं। तो कोर लॉस और ईडी करंट लॉस जो बेसिकली दो कंपोनेंट से मिलकर बनता है, हिस्टेरेसिस प्लस ईडी। हिस्टेरेसिस लॉस हम मिनिमाइज कर रहे हैं, सिलिकॉन स्टील एक हाई परमिबिलिटी मटेरियल लेके यूज कर रहे हैं। इसका जो हिस्टेरेसिस लॉस हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि सिलिकॉन का जो हिस्टेरेसिस लूप होता है वो बहुत छोटा होता है। ठीक है, ये मैग्नेटाइजेशन कर्व के थ्रू H और B के बीच जो लूप बनता है उसको हम लोग हिस्टेरेसिस लूप बोलते हैं। ये जो एरिया है वो जितना छोटा होगा हमारा हिस्टेरेसिस लॉस उतना कम होगा। तो सिलिकॉन स्टील जो मटेरियल है या इससे भी अगर हाई क्वालिटी का मटेरियल यूज होता है तो उसका लूप और भी छोटा होगा, तो हिस्टेरेसिस लॉस कम होगा। तो यहाँ हम एज्यूम कर रहे हैं कि हिस्टेरेसिस लॉस भी हमारा जीरो है, ईडी करंट भी जीरो है। ईडी करंट इसलिए जीरो हुआ क्योंकि हम लोग लैमिनेटेड शीट स्टील का यूज कर रहे हैं। ईडी करंट बेसिकली क्या होता है कि एक लोकलाइज्ड करंट होता है। ठीक है, अब स्टील भी तो एक कंडक्टर है, तो इस कंडक्टर में भी अगर करंट फ्लो होने लगेगा तो हमारा क्या होगा, अननेसेसरी जो है कोर जो है हमारा हीट होने लगेगा। हीट होगा तो हमारा एनर्जी का लॉस हो जाएगा। हम चाहते हैं कि कोर में कोई भी हमारा सर्कुलेटिंग करंट फ्लो ना करे, वो सिर्फ कंडक्टर में फ्लो करे और कोर में हमारा फ्लक्स जनरेट हो। लेकिन ईडी करंट लॉस को मिनिमाइज हम करने के लिए जो है क्या करते हैं, लैमिनेटेड स्टील का यूज करते हैं। इस तरह लैमिनेटेड स्टील का मतलब हो गया कि एक तो हम सिंगल जो स्टील शीट है हमारा उसको क्या कर रहे हैं, हम एकदम थिक
थिक कर रहे हैं, मतलब ऑलमोस्ट 0.35 mm की हम सीट, एक सीट की इतनी थिकनेस है। अब ये सोच लीजिए कितनी पतली थिकनेस है। और इस सीट पे हम क्या कर रहे हैं, लेमिनेशन का लेयर भी चढ़ा रहे हैं। और ऐसे हम कई सीट स्टील को जो है एक हाई प्रेशर से कंप्रेस करके जो है हम एक कोर बना रहे हैं। ठीक है, एक कोर बना रहे हैं हम। तो ये इसको ऐसा करने से क्या होगा कि हमारा जो इफेक्टिव क्रॉस सेक्शन एरिया है, एक सीट स्टील, 2 सीट स्टील, 3 सीट, इस तरह से कई सीट स्टील मिलेंगे तो इफेक्टिव क्रॉस सेक्शन एरिया जो है हमारा वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, इफेक्टिव क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ेगा तो क्या होगा, R = ρl/a एक रिलेशन होता है। अगर R बढ़ेगा, ठीक है, तो हमारा क्या होगा, रेजिस्टेंस घट जाएगा। ये इफेक्टिव क्रॉस सेक्शन एरिया हमारा यहाँ घटेगा, ये इफेक्टिव क्रॉस सेक्शन एरिया घटेगा। अब सपोज करिए हम सॉलिड एक कोर मटेरियल लेते हैं जिसमें कि हम कोई लेमिनेशन नहीं लेते। ये क्या होता है, एक हैवी भी होता है, एक तो ये बहुत ज़्यादा हैवी होता है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा हैवी होता है। और इसमें क्या होता है कि इसका एरिया जो है वो बहुत इफेक्टिव क्रॉस सेक्शन एरिया बहुत ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, इसके कारण क्या है, इसका रेजिस्टेंस जो है बहुत कम हो जाता है। तो R की वैल्यू अगर कम हो जाएगी तो हमारा ईडी करंट जो क्या होगा, ईडी करंट ज़्यादा हो जाएगा। हम चाहते हैं ईडी करंट को कम करना, मतलब रेजिस्टेंस को हमको बढ़ाना पड़ेगा। और रेजिस्टेंस को बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको एरिया को कम करने का पड़ेगा, क्योंकि एरिया डिनोमिनेटर में है। तो एरिया को कम करने के लिए क्या करेंगे, हम लैमिनेटेड स्टील से हम बनाएंगे। यानी एक सीट स्टील को हम ना लेके कई सीट स्टील को हम लैमिनेटेड फॉर्म में लेके उसको ज्वाइंट करेंगे। तो उससे क्या होगा कि एक सीट स्टील का एरिया तो बहुत ही कम है। ठीक है, उसके बाद इसके बीच में लेमिनेशन है, फिर दूसरा सीट स्टील हमने लिया, फिर उसमें भी एक लेमिनेशन लगा हुआ है। यानी एक सीट में अगर करंट मान लीजिए फ्लो भी होता है तो वो लेमिनेशन या दोनों के बीच, चूंकि लेमिनेशन इंसुलेशन के काम कर रहा है, एक सीट स्टील से दूसरे स्टील के बीच, क्योंकि लेमिनेशन जो इंसुलेशन का काम करेगा, तो ये करंट इसमें ट्रांसफर नहीं होगा, ये करंट इसी में लिमिट रह जाएगी। और इस करंट के कारण जो है क्या होगा कि हमारा ईएमएफ भी कम इंड्यूस होगा और करंट भी कम फ्लो करेगा। तो इस तरह से हम ईडी करंट लॉस को मिनिमाइज करते हैं। तो हम आइडियल ट्रांसफार्मर में ये मान रहे हैं कि हिस्टैरिसीस लॉस और ईडी करंट लॉस दोनों ऑलमोस्ट 0 है। उसके बाद चौथा जो एजम्पशन है उसमें हम मान रहे हैं कोर के पास कांस्टेंट परमेबिलिटी है। अगेन कांस्टेंट परमेबिलिटी का मतलब क्या हो जाएगा, कांस्टेंट परमेबिलिटी का मतलब हो गया कि जो मैग्नेटाइजेशन कर्व है, जिसको हम BH कर्व बोलते हैं, ठीक है, वो एक्चुअली कुछ ऐसा होता है। इसमें क्या हो जाता है कि एक लीनियर जोन आता है, उसके बाद सैचुरेट कर जाता है ये। यानी जैसे हम H की वैल्यू बढ़ाते हैं, B की वैल्यू बढ़ती है, लेकिन एक लिमिट के बाद B की वैल्यू नहीं बढ़ेगी और ये सैचुरेट कर जाएगी। ये तो एक प्रैक्टिकल मतलब मैग्नेटिक मटेरियल का BH कर्व हुआ, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का। लेकिन आइडियल का क्या होगा कि ये H के साथ B भी बढ़ेगा, इसको हम लीनियर बोलते हैं। अब आप जानते भी होंगे कि B = μH होता है, म्यू की वैल्यू μ0 μr × H होती है। यानी μr की वैल्यू क्या हो जाएगी, B/μ0H। μr की वैल्यू ये हो जाएगी, यानी μr एयर के लिए क्या हो जाएगा, आपका एब्सोल्यूट परमेबिलिटी हो गया ये μ0, और B/H क्या हो गया, स्लोप हो गया। ठीक है, तो ये स्लोप ही तो हमारा दोनों का क्या है, μr है। तो हम स्लोप को लीनियर मान रहे हैं, यानी कि परमेबिलिटी कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये 4 एजम्पशंस हम यहाँ एज्यूम करें आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए। अब हम बढ़ते हैं ट्रांसफार्मर नो लोड ऑपरेशन क्या है। इसमें हमने लोड लगा दिया सेकेंडरी साइड में, उसके बाद प्राइमरी साइड में हम वोल्टेज V1 अप्लाई कर रहे हैं। यानी प्राइमरी सप्लाई वोल्टेज हमारा क्या है, V1। ये V1 जैसे ही अप्लाई करते हैं, हमारा प्राइमरी से करंट फ्लो होता है I1। V1 जो है सेटअप करता है I1 को, और I1 सेटअप करता है किसको, MMF को। MMF क्या है, N1 टर्न्स है अगर प्राइमरी का, तो N1 × I1 हो जाएगा। ठीक है,
अब इसमें क्या है, हम आइडियल मान रहे हैं, यानी जो फ्लक्स प्राइमरी में जनरेट होगा वही सेकेंडरी में लिंक करेगा, टोटल फ्लक्स सेकेंडरी में लिंक कर जाएगा। ये एक अजम्पशन है आइडियल ट्रांसफार्मर का, जिसको हमने यहाँ नहीं मेंशन किया है। हाँ, थर्ड पॉइंट है मेंशन किया हुआ, ऑल द फ्लक्स सेटअप बाय प्राइमरी लिंक्स द सेकेंडरी। यानी कि आइडियल ट्रांसफार्मर के केस में क्या होगा कि जो भी फ्लक्स प्राइमरी से जनरेट होगा वो सारा का सारा फ्लक्स क्या होगा, सेकेंडरी में, सेकेंडरी वाइंडिंग को में भी लिंक करेगा। ठीक है, तो ये आइडियल ट्रांसफार्मर के कंडीशन में ये फ्लक्स पूरा जो है सेकेंडरी को लिंक करेगा, और इस फ्लक्स के कारण क्या होगा, सेकेंडरी में ईएमएफ जनरेट होगा। पहले प्राइमरी में एमएमएफ जनरेट हुआ, अब ये एमएमएफ क्या करेगा, फ्लक्स को सेटअप करेगा। अब ये फ्लक्स क्या करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से E1 फ्लक्स को जनरेट करेगा प्राइमरी वाइंडिंग में। ये तो सेल्फ इंडक्शन हुआ। अच्छा, उसके बाद ये फ्लक्स सेकेंडरी वाइंडिंग में क्या करेगा, ये फ्लक्स सेकेंडरी वाइंडिंग में हमारा E2 ईएमएफ जनरेट करेगा। अब ये E2 ईएमएफ क्या करेगा, अगर लोड है तो करंट I2 को फ्लो कराएगा लोड से। अगर मान लीजिए लोड हमारा किसी भी टाइप का लोड हो, ये I2 को फ्लो कराएगा। सेकेंडरी वाइंडिंग का भी चूंकि रेजिस्टेंस 0 है, तो इस लोड के अक्रॉस जैसे ही I2 फ्लो करेगा तो एक हमको V2 वोल्टेज मिलेगा। अब चूंकि रेजिस्टेंस को हम नेग्लिजिबल मान रहे हैं, तो V2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, E2 इक्वल टू V2 हो जाएगा। अब देखिए कैसे ट्रांसफार्मर जो है फ्लक्स को कांस्टेंट रखेगा। यहाँ कांस्टेंट फ्लक्स को हमको समझने के लिए देखिए कैसे हम लोग इसको समझ सकते हैं। I2 करंट फ्लो हुआ सेकेंडरी में। अब लेंज लॉ से क्या होगा, ये I2 जो है अपने काउज को अपोज करेगा। इसका काउज क्या है, इसका काउज है ये फ्लक्स। अब ये I2 जो है ये फ्लक्स को अपोज करेगा, यानी कि I2 जो है इस फ्लक्स को अपोज करेगा। अब ये फ्लक्स को अपोज करेगा, यानी अगर फ्लक्स बढ़ रहा है तो I2 क्या करेगा, फ्लक्स को घटाएगा, और फ्लक्स अगर घटेगा तो हमारा क्या होगा, E1 भी घटेगा। अब E1 अगर घटेगा तो इसका रेजिस्टेंस चूंकि 0 है, तो V1 और E1 हमारा बराबर होना चाहिए। लेकिन जैसे ही E1 घटेगा, ठीक है, तो V1 एडिशनल करंट इधर से फ्लो करा देगा, क्योंकि हमारा पोटेंशियल डिफरेंस हम यहाँ मान के चल रहे हैं दोनों का 0 है। तो 0 पोटेंशियल डिफरेंस में अगर कोई करंट सेटअप होता है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, एडिशनल करंट जो है V1 और E1 को इक्वलाइज कर देगा। हमारा कंडीशन क्या है, V1 माइनस E1 इक्वल्स टू I1 इंटू R। ये क्रिस्टॉफ्स लॉ से हो जाएगा, लेकिन R को हम 0 मान रहे हैं, यानी V1 इक्वल टू E1 होना चाहिए हर कंडीशन में यहाँ। तो V1 तो हम चेंज नहीं कर रहे हैं, V1 हमारा कांस्टेंट है, जो वोल्टेज सप्लाई है वो कांस्टेंट है। तो E1 जैसे ही घटेगा तो इसको बराबर करने के लिए, E1 को और V1 को बराबर करने के लिए ये सप्लाई जो सोर्स है वो एडिशनल करंट इधर से फीड करेगा। अब ये एडिशनल करंट क्या करेगा, अगेन जो है फ्लक्स को फिर से बढ़ा देगा, यानी फ्लक्स हमारा हर हाल में कांस्टेंट रहेगा। फ्लक्स जो है हमारा कांस्टेंट रहेगा। यही मेन ट्रांसफार्मर का लोड जो है वो फंक्शन होता है कि ये फ्लक्स को हमेशा कांस्टेंट रखता है, ताकि लोड कुछ भी हो, लोड पे ये डिपेंड नहीं करता है फ्लक्स। इस तरह से हम लोगों ने ट्रांसफार्मर एक्शन ऑन लोड को आज डिस्कस किया, और ये देखा कि कैसे जो है फ्लक्स हमारा न्यूट्रलाइज होता है। सेकेंडरी में कोई भी लोड करंट फ्लो करे तो जो है I1 जो है एक एडिशनल करंट जो है इसमें फ्लो करता है प्राइमरी वाइंडिंग में I1 के साथ। जैसे ही E1 हमारा कम होता है लेंज लॉ से, वैसे ही क्या करता है I1 में एडिशनल करंट जो है फीड कर दिया जाता है सप्लाई के थ्रू, और फ्लक्स हमारा कांस्टेंट हो जाता है। तो इस तरह से हम लोगों ने आज ट्रांसफार्मर ऑन लोड प्रिंसिपल को डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में हम थोड़ा इसको और डिटेल में लेंगे।